नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 9 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। अब यहाँ पर 10वां चैप्टर लेकर चल रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में एक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। देखिए, साथ में 2 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे क्लियर करें। ये है लघुतरात्मक प्रश्न। 2 यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1.5 अंक के होंगे, कुल मिलाकर 3 अंक के होंगे। तो यहां से इस चैप्टर में से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंकों के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखिए कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझा सकते हैं, प्रकाश के विवर्तन को समझा सकते हैं, ध्रुवण को समझा सकते हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को नहीं समझा सकते। इसे प्लांक के क्वांटम मॉडल द्वारा समझाया गया। तो ये ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 ससंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः I और 4I है, तो इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं होगी। चलिए, यहां पर 2 तरंगे हमारे पास में हैं जिनकी तीव्रताएं हमें इस क्वेश्चन के अंदर I1 बराबर I और I2 बराबर 4I दे रखी है। अब देखिए, मैक्सिमम तीव्रता तथा मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात हमें यहाँ पर पूछिए, ये दोनों ही पूछिए कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताएं कितनी हो सकती है। तो देखिए, मैक्सिमम तीव्रता क्या होगी। वैसे मैं तीव्रता का फॉर्मूला आपके सामने रख दूं। I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। और देखिए, यहां पर मैक्सिमम के लिए कोस फाई की वैल्यू, मैक्सिमम जब आप पुट करें तो कोस फाई का मान 1 पुट कर दीजिए। तो I1 का मान हमारे पास में I2 का मान हमारे पास में है 4I देन यहां से प्लस में 2 अंडररूट में I इंटू 4I, देन क्या मिल जाएगा 5I प्लस 2 इंटू 2I। तो यहां से कुल मिलाकर 9I प्राप्त हो गया है। I मैक्सिमम कितना मिला 9I, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में दे रखा है। अब मैं यहां पर बात करता हूं I मिनिमम की। तो I मिनिमम के लिए कोस फाई का मान -1 पुट कर देंगे। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा I प्लस 4I, माइनस में 1 पुट करेंगे तो अंडररूट में I इंटू 4I, ये हमारे पास में आ जाएगा 5I माइनस 4I बराबर I। तो 9I और I, तो ऑप्शन सी सही होने वाला है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। फिर देखिए, तरंगों के 2 स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। 2 स्रोत कला संबद्ध स्रोत कब कहलाएंगे? जब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष नियत हो। तो देखिए, दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्पन्न करते हो जिनकी कला स्थिर हो। कला क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। देखिए, यहां पर कला स्थिर होनी चाहिए और तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। देखिए, तरंगदैर्घ्य कह दीजिए, आवर्ती कह दीजिए, वो तरंगे समान हो, साथ में कला उनकी क्या होनी चाहिए? स्थिर हो।
तो उन स्रोतों को हम क्लास संबद्ध स्रोत कहेंगे। यहां पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है। कई बार हमें लगता है कि वो वर्ण विक्षेपण की वजह से दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। व्यतिकरण की घटना के कारण से जो साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो व्यतिकरण के कारण से साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यंग के प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी को दुगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा। देखिए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं। फ्रिंज चौड़ाई को हम लिखते हैं बीटा से लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। अब नई स्थिति के अंदर क्या कहा जा रहा है, लैम्बडा डेस वो लैम्बडा के बराबर ही है। फिर कैपिटल डी जो कि पर्दे और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है उसको पहले वाली डिस्टेंस से दुगुनी कर देते हैं। साथ में हमें कहा गया है कि दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो पहले वाली की तुलना में आधी कर देते हैं। देन यहां पर कितना हो जाएगा, बीटा डेस बराबर लैम्बडा डेस डी डेस बट्टे में स्मॉल डी डेस। तो लैम्बडा डी डेस की जगह 2d बट्टे में डी डेस की जगह d/2। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 4 इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। तो ये आ गया पहली वाली जो हमारे पास में फ्रिंज चौड़ाई है उससे 4 गुना चौड़ाई हो जाएगी। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान होगा। चलिए यहां पर देखें कि हमारे पास में जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से है कि परावर्तित प्रकाश क्या है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है। इस तरीके से एक अंतरापृष्ठ है। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है। इस तरीके से ये हमारे पास में एक अभिलंब है एन एस, ये हमारे पास में है आपतन कोण। और देखिए ये कोई प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हो रही है और ये अध्रुवित प्रकाश किरण है। अध्रुवित प्रकाश किरण है। एक विशेष आपतन कोण जिसको हम ध्रुवण कोण कहते हैं उस पर परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, देखिए यहां पर अध्रुवित प्रकाश हमने दिखाया है, ये है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश। अब ये जो ध्रुवित प्रकाश है वो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। ये इसमें जो प्रकाश के कंपन है वो एक ही दिशा में है। प्रकाश के जो कंपन है वो क्या है, एक ही दिशा में मौजूद हैं। ये हमारे पास में है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश। क्लियर? तो देखिए इस स्थिति के अंदर कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो बूस्टर का नियम देखिए हमें क्या कहता है कि आपतन कोण की स्पर्शज्या का मान अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्लियर? तो आपतन कोण का मान क्या होगा, तो यहां से आपतन कोण IP बराबर हम पुट कर देंगे tan इनवर्स n। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में क्या होता है, केंद्रीय फ्रिंज की अन्य की अपेक्षा नगण्य चौड़ाई होती है। केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो अन्य की अपेक्षा नगण्य होती है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। सभी फ्रिंज समान चौड़ाई की, देखिए यदि यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होती तो सभी फ्रिंजों की चौड़ाई सेम होती, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विवर्तन की घटना,
तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। केंद्रीय फ्रिंज व्यक्त नहीं, केंद्रीय फ्रिंज व्यक्त होती है। तो देखिए ये दो तीनों ही स्टेटमेंट है गलत है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति का सत्यापन होता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति किसके द्वारा बताई जाती है, तो व्यतिकरण द्वारा बताई जाती है। किसके द्वारा बताई जाती है, व्यतिकरण की घटना द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो तरंगों की तीव्रता 9:1 के अनुपात में है और वे व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है, तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो तीव्रताओं का जो अनुपात है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए हम आपको क्लियर कर दें, कई क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन की भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा, पर उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। 9:1 हमें दे रखा है। चलिए कि देखिए जो अधिकतम तीव्रता अधिकतम आयाम का जो फॉर्मूला होता है, आर बराबर हमारे पास में होता है A1 प्लस A2 प्लस 2 A1 A2 कोस फाई का रूट, ये हमारे पास में है। और जब हमारे पास में कोस फाई बराबर 1 होता है तो आर मैक्सिमम होता है, और उस कंडीशन में इसकी वैल्यू A1 प्लस A2 आ जाती है। A1 प्लस A2 आर मिनिमम, जो कि A1 माइनस A2 आती है। तो कई बार हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का अनुपात पूछा जाता है, जबकि आयामों का अनुपात दिया हुआ होता है। तो उस कंडीशन में देखिए कैसे करेंगे आप सोल्व उसको। तो देखिए यहां से इसमें हम A1 अपॉन A2 प्लस 1 बट्टे में A1 माइनस A2 माइनस 1 पुट कर देंगे। तो A1 बट्टा A2 का अनुपात दे रखा हो तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का अनुपात आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब यदि मान लीजिए कि हम यहां पर तीव्रताओं के इस पर आधारित क्वेश्चन यदि मिले तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। फिर मैं बात करता हूं तीव्रता की। तो I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। क्लियर। यहां पर कोस फाई बराबर जब 1 होता है तो I की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। I का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उस कंडीशन में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 आएगा, और कोस फाई बराबर जब -1 होगा तो I की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, और उस कंडीशन में I1 प्लस I2 प्लस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2 अंडर में I1 I2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, हम इसको पुट कर देंगे। अब एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। देखिए यहां से ही क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, पुराने पेपर को आप उठाकर देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है, यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इनको एकदम क्लियर कर लें। ये हमारे पास में होल स्क्वायर आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर में I1 I2 प्लस 1 अपॉन अंडर में I1 I2 माइनस 1। ये हमारे पास में आ गया है। यदि आपको तीव्रताओं का अनुपात दे दें और अधिकतम और मिनिमम तीव्रताएं पूछें, जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन में दे रखी है,
ये हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखी है और हमें पूछी है कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो यहां से इस क्वेश्चन में यहां से इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्या है कि 9/1 का रूट प्लस 1 बट्टे में 9/1 माइनस 1 और इसका है होल स्क्वायर। तो यहां से 3 + 1 बट्टे में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 4/2 यहां से आ गया हमारे पास में 2/1 का स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम बट्टे में आई मिनिमम यह आ जाएगा 4:1। अब देखिए कई बार हमें आयामों का अनुपात ही दे रखा हो और तीव्रताओं का अनुपात यदि पूछ लें तो किस तरीके से उसे हम सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी में हम आपको बता दें कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। तो इसी प्रकार से I1 है उसे हम KA1² लिख सकते हैं, I2 है वो KA2² के रूप में लिखी जा सकती है। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, KA1² अपॉन KA2² का रूट +1 अपॉन अंडर में KA1² अपॉन KA2² -1। अब यहां से देखिए कैसे, तो K कैंसिल हो जाएगा और A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा A1 + A2, A1 अपॉन A2 +1। यहां से आ जाएगा हमारे पास में A1 अपॉन A2 -1। तो ये यहां पर हमारे को दे रखा है। तो आपको जब जब आयामों का अनुपात A1 और A2 का अनुपात दे रखा हो तब I मैक्सिमम और I मिनिमम भी पूछा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलने की प्रबल संभावना है। तो यहां तक स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 4:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं तो उनके मध्य का कलांतर क्या होगा। कि प्रकाश के दो क्लास संबद्ध स्रोत है और वो संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं तो कलांतर क्या होगा। तो देखिए इसको क्लियर करें। संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर है फाई है वो 0, 2π, 4π, 6π इस तरीके से रहता है, जहां इसको हम 2n π से पुट कर सकते हैं। n बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यदि मैं बात करूं यहां पर विनाशी व्यतिकरण की, विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए देखिए फाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी π, 3π, 5π, ... 2n + 1π, 2n + 1π पुट कर सकते हैं, जहां ये जो n है वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं पथांतर, पथों की लंबाई का अंतर। पथांतर की बात करें तो देखिए पथांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पथांतर बराबर होता है λ/2π × कलांतर फाई।
तो यहां पर तो पथांतर हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण के अंदर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एन लैम्बडा हो जाएगा। मतलब लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, इस तरीके से। बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के अंदर पथांतर की, तो ये हो जाएगा 2n+1। 2n+1 देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 λ/2। तो यहां पर जो पथांतर होगा वो आएगा λ/2, फिर 3 λ/2, 5 λ/2, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया कि संपोषी व्यतिकरण जब होता है तो कलांतर कितना है, 2 पाई होगा। कितना होगा, 2 पाई। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। पथांतर और कलांतर दोनों में अंतर है, मैंने क्लियर कर दिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम अनुपात आयामों का अनुपात क्या होगा। तो हमें यहां पर पूछा है A1/A2 दे रखा है 4/3, 4/3, और R मैक्सिमम और R मिनिमम। R मैक्सिमम यहां पर हमारे पास में हो जाएगा A1+A2, और ये हो जाएगा A1-A2। इसको हम क्या कर दें, A1/A2 +1, A1/A2 -1। तो ये आ गया हमारे पास में 4/3 +1 अपॉन 4/3 -1। तो ये तो आ गया 7/4, तो 7:1 आ जाएगा। आयामों का अनुपात ही पूछा है तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम क्या है। कब होगा, जब विनाशी व्यतिकरण होता है। जब कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक छिद्र के फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रयोग में एन कोटि के द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर के लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखिए यहां पर विवर्तन दे रखा है और विवर्तन के अंदर द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, जो द्वितीयक उच्चिष्ट हैं, उच्चिष्ट के लिए जो पथांतर है, पथांतर है, उच्चिष्ट का मतलब यहां पर दीप्त फ्रिंज से ही है। तो ये व्यतिकरण के ठीक अपोजिट होता है। व्यतिकरण के अंदर 2n+1 λ/2, λ/2 जब होता है तब वहां पर व्यतिकरण के अंदर निम्निष्ट या अदीप्त फ्रिंज मिलती है, जबकि विवर्तन के अंदर दीप्त या उच्चिष्ट प्राप्त होता है। मैं बात करूं यहां पर विवर्तन में, ये दोनों ही घटनाएं हम किस में बता रहे हैं, विवर्तन की घटना में बता रहे हैं। विवर्तन की बात ही हम यहां पर कर रहे हैं। तो विवर्त निम्निष्ट के लिए पथांतर, इसके लिए जो पथांतर है वो होता है एन लैम्बडा। तो यहां पर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर उच्चिष्ट के लिए पूछा है, जो कि ये होने वाला है। क्लियर, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1/4 कर दी जाए तो उसकी विभेदन क्षमता हो जाएगी। तो यहां पर क्लियर करें कि जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता ये 1/, में विभेदन सीमा के बराबर होगी। 1/, में विभेदन सीमा। यहां पर आप ध्यान दें कि जो विभेदन सीमा है वो क्या कर दी है, विभेदन सीमा 1/4 कर दी जाए तो जो विभेदन क्षमता है वो 4 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यहां से डायग्राम से सूत्र से देख लीजिए।
4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है, तो ध्रुवक से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता होगी। तो यहां पर आप ध्यान दें, हमारे पास में मेलस के नियम से हम क्या जानते हैं, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर हमें थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री दे रखा है। देन यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो I0 1 में √2 का स्क्वायर, तो I0 बट्टा 2 रह जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति यहां पर हम करेंगे, एक एक करके देख लीजिए कि ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश की तरंगे, ध्रुवण के जरिए ही हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश की तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति है वो ध्रुवण की घटना से हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखें कि प्रकाश के ध्रुवण में कंपन तल व ध्रुवण तल के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यहां पर प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र बेलनाकार होते हैं। तो देखिए कौन सा प्रकाश स्रोत होगा से उत्पन्न तरंगाग्र गोलाकार होते हैं, सॉरी। तो यहां पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, बिंदुवत। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र गोलाकार होते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य का पथांतर, केंद्रीय उच्चिष्ट पर पहुंचने वाली जो तरंगे हैं उनके मध्य का जो पथांतर है वो 0 होता है, 0 होता है। फिर देखिए कि यंग के प्रयोग को हवा में करें फिर पानी में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि जब प्रकाश किरण है वो हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रकाश का वेग घट जाता है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है, लैम्बडा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, लैम्बडा कम हो जाएगा। और लैम्बडा जब कम हो जाएगा तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपको छोटी छोटी डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। और देखिए हमने उनमें से इस चैप्टर के जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनको यहां से बाहर निकाला है। आपको व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनकी परिभाषा आनी चाहिए। साथ में है मेलस का नियम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बूस्टर का नियम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा आपको एकल स्लिट विवर्तन की तीव्रता वितरण का वक्र और यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में जो वितरण वक्र है दोनों क्लियर होने चाहिए। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है और तरंगागर, ये यहाँ पर तरंगागर काफी महत्वपूर्ण है। तरंगागर वाला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। वैसे इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आप हमारे नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्यतिकरण। व्यतिकरण किससे कहते हैं, तो देखिए जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई, चलिए मैं लिख देता हूं कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, दो हो सकती है, दो से अधिक प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे जिनका आयाम लगभग बराबर, आयाम क्या होना चाहिए, लगभग बराबर, आवर्ती एक समान, आवर्ती एक समान, एक ही दिशा में संचरित होती हुई,
एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, तो प्रकाश की तीव्रता कहीं पर अधिकतम, प्रकाश की तीव्रता कहीं पर अधिकतम, प्रकाश की तीव्रता कहीं पर क्या होगी, अधिकतम, तथा कहीं पर न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। क्लियर हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए। फिर देखिए प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकाश के विवर्तन का मतलब है कि हमारे पास में इस तरीके से कोई एक द्वारक है, इस तरीके से एक द्वारक है, मतलब यहां पर छिद्र है और यहां से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। यहां से इस तरीके से एक दिशा में हम प्रकाश की किरणों को इस तरीके से आपतित करवा रहे हैं, ऐसे हम इनको क्या करवा रहे हैं, आपतित करवा रहे हैं। चलिए यहां पर इस तरीके से आपतित हो रही है, ऐसे। और जब प्रकाश किरणें यहां पर इस द्वारक के नजदीक होती है, इस छिद्र के नजदीक होती है, तो इसके किनारों से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इसके किनारों से इस तरीके से मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरणों का द्वारक या अवरोधक के किनारों से जो मुड़ना है उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर एक अवरोधक है, ये तो हमने क्या दिखाया, द्वारक दिखाया है। ऐसे ही हमारे पास में क्या है, एक अवरोधक है। इस तरीके से हमारे पास में एक अवरोधक है, ऐसे। क्लियर। अब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, इस तरीके से प्रकाश का आपतन हो रहा है। तो प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर आपतित होती है तो इसका जो छाया क्षेत्र है वो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर बनना चाहिए था, यहां पर इतनी ही साइज का इसका छाया क्षेत्र बनना चाहिए था, बट इसका जो छाया क्षेत्र है वो थोड़ा सा छोटा बनता है। छाया क्षेत्र क्या होगा, थोड़ा छोटा बनेगा। उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, वो समझ लीजिए कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां से मुड़ जाती है, यहां से क्या हो जाएगी, इस तरीके से अवरोधक के किनारों से मुड़ जाएगी, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया है। क्लियर। तो अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश किरणों का जो मुड़ना है, इसकी जो छाया है वो छोटी बनती है, जितनी बननी चाहिए थी उससे क्या बनेगी, छोटी बनती है। इस कारण से जो छाया क्षेत्र है वो घट जाता है, कम हो जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। वेल डिफाइंड जो डेफिनेशन है आप हमारे नोट से प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं कि मेलस के नियम का गणितीय रूप लिखिए, सूत्र लिखिए। मेलस का नियम क्या कहता है, देखिए मेलस के नियम में एक तो होता है ध्रुवक, एक होता है विश्लेषक, और दोनों के मध्य प्रकाशिक अक्ष होती है। दोनों के ही मध्य क्या होगी, प्रकाशिक अक्ष। और जो प्रकाशिक अक्ष हैं
यहां पर इस तरीके से प्रकाशिक अक्ष है। क्लियर? ये हमारे पास में इधर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो एक होता है ध्रुवक और दूसरा होता है विश्लेषक। ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य का कोण यदि थीटा है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होगी। यहां पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है, तो I0 कोस स्क्वायर थीटा, ये मेलस का नियम है कि मेलस के नियमानुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक और ध्रुवक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोजिया के वर्ग के समानुपाती होता है। यही है मेलस का नियम। तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। देखिए तरंगाग्र क्या चीज है इसको भी क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास में जैसे ये कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है और इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही है। अब यहां से चलने वाली जो प्रकाश की तरंग है, प्रकाश की तरंग देखें इस तरीके से चल रही है और इनका जो शिखर है या श्रृंग है वो इस रेखा के ऊपर प्राप्त हो रहा है ऐसे। तो इनके जो यहां से बिंदुवत प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की तरंग है उनके श्रृंग जिस एक ही पृष्ठ के ऊपर मौजूद हो, श्रृंग की बात नहीं है, श्रृंग एक ही जगह पर होने चाहिए। श्रृंग क्या होने चाहिए? एक ही जगह पर होने चाहिए। तो इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। इस पृष्ठ को तरंगाग्र कहा जाएगा। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश तरंगें एक ही कला में होती है, एक समान कला में होती है, तो उसको हम तरंगाग्र कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश तरंगें एक समान कला में हो, एक समान कला में कंपन करें, एक समान कला में कंपन करें, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे को दे रखा है बूस्टर का नियम क्या है। तो देखिए बूस्टर का नियम क्या है? एक कोण है ध्रुवण कोण। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, कौन से कोण पर आपतित होगी? ध्रुवण कोण पर आपतित होगी, तो उस प्रकाश के लिए यहां से आप एक बार इसको समझें कि ये हमारे पास में है अंतरापृष्ठ एम डेस। ये क्या चीज है? अंतरापृष्ठ। ये हमारे पास में है अभिलंब एन डेस क्या है? अभिलंब है। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास में आपतित तरंगाग्र तथा अपवर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तीनों देख लीजिए कैसे कैसे हैं, क्या क्या है। यहां पर आप ध्यान दें, ये हमारे पास में है आपतित तरंग, जिसमें प्रकाश से तरंगे सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रही है। सभी संभव दिशाओं में इनके कंपन मौजूद हैं। क्लियर? ये हमारे पास में है आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र। क्लियर? यहां से प्रकाश की तरंग चलती है और विवर्तित हो जाती, मतलब परावर्तित हो जाती है, तो एक विशेष आपतन कोण के ऊपर परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग, ये अपवर्तित तरंग है,
इसके जो कागज का तल है या जो तल हमने लिया है, इस तल के ठीक लंबवत दिशा में कंपन है। इन दोनों आपतन कोण का मान जब ध्रुवण कोण के बराबर होता है, आपतन कोण का मान किसके इक्वल होता है? ध्रुवण कोण। ये जो आईपी है इसको हम कहते हैं ध्रुवण कोण। तब इन दोनों किरणों के बीच का एंगल कितना रहेगा? एक दूसरे के लंबवत रहेगी, साथ में दोनों तरंगे ध्रुवित प्रकाश तरंगे रहेगी। क्लियर? तो देखिए जो बूस्टर का नियम है वो क्या है, समझ लीजिए। बूस्टर का नियम क्या है कि ध्रुवण कोण पर आपतित आपतन कोण, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो बूस्टर का नियम है कि ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश तरंग के लिए आपतन कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अपवर्तनांक के बराबर होती है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? देखिए कला संबद्ध स्रोत का मतलब क्या है? कला संबद्ध स्रोत का मतलब है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से दो तरंगें उत्सर्जित हो रही है तो उन तरंगों के जो मध्य का जो कलांतर है वो नियत रहना चाहिए, समय के साथ में नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखें जैसे हमारे पास में ये दो तरंगे हैं और इन दोनों तरंगों को हम यहां पर जैसे मैं ऊर्ध्वाधर लाइनों में इसको विभाजित कर देता हूं। ये हमारे पास में एक रेखा हो गई है, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं में इसको मैं विभाजित कर रहा हूं। इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। इसको हम एक को हटा लेते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें, मैं यहां पर दो तरंगों का निर्माण कर रहा हूं। जैसे एक तरंग हमारे पास में है इस तरीके से, इस तरंग का भी कलर थोड़ा सा हम दूसरा ले लेते हैं। चले, ये हमारे पास में इस तरीके से एक तरंग चल रही है, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर? अब यहां पर दूसरी मैं तरंग लेकर चल रहा हूं कि एक तरंग ऐसे चल रही है, इस तरीके से, ऐसे। तो ये दोनों तरंगे क्या है, इनके बीच में कला कोणों का जो अंतर है वो 180 डिग्री है। दोनों एक समान कला में कंपन करती रहेगी। इसी प्रकार से एक और तरंग के जरिए मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे तरंगें एक समान कला में होती है। कि जैसे कोई तरंग इस तरीके से है, इस तरीके से, तो ये तरंगें भी एक समान कला में रहेगी। चलिए, तो डायग्राम पूरा का पूरा ही बिगड़ गया। चलिए दोबारा बनाते हैं। चलिए यहां से इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। क्लियर? तो जब कलांतर नियत हो, तो कलांतर क्या हो? नियत। तो उन प्रकाश स्रोतों को हम क्या कहेंगे? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एकल स्लिट द्वारा तीव्रता का वितरण वक्र खींचिए। तो एक तरफ हम ले लेते हैं यहां पर इस तरीके से, हमने ये एक्सिस ले ली है, तो इनकी तीव्रता किस तरीके से चेंज होती है वो भी देख लीजिए।
ये ऐसे इस तरीके से तीव्रता घटती चली जाएगी। ये हमारे पास में एक तरफ तीव्रता है, ऐसे घटती चली जाएगी। तो ये एकल स्लिट विवर्तन के लिए तीव्रता का वक्र है। तो ये तो होती है केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय उच्चिष्ट, इसको हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता होती है। ये है द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट दोनों तरफ हैं। और कौन कौन से हैं? ये द्वितीयक उच्चिष्ट है, ये द्वितीयक उच्चिष्ट है, ये द्वितीयक उच्चिष्ट है, ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट है, जिनकी तीव्रता लगातार घट रही है। बात करते हैं यहाँ पर निम्निष्ठ की। तो ये यहाँ पर निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, दोनों तरफ होंगे। क्लियर? देखो, व्यतिकरण और विवर्तन प्रतिरूप में दो अंतर लिखिए। अंतर देखिए, व्यतिकरण की घटना तरंगों के अध्यारोपण से होती है, जबकि विवर्तन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से। ये तो तरंगाग्रों के अध्यारोपण से, और विवर्तन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है। व्यतिकरण के अंदर काली और चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, और फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाएगी और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। फिर देखिए, चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता व्यतिकरण में सबकी समान होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है, फिर चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता घटती चली जाती है। व्यतिकरण की घटना में काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य, जबकि विवर्तन में काली फ्रिंजों की तीव्रता बिल्कुल शून्य तो नहीं हो पाती है। फिर देखें कि व्यतिकरण की फ्रिंजों में के मध्य अच्छा विपर्यास होता है, जबकि इनके अंदर अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना क्यों प्रेक्षित नहीं होती। देखिए विद्यार्थियों, ध्रुवण की जो घटना है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही उत्पन्न होती है। किसमें उत्पन्न होगी? अनुप्रस्थ तरंगों में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में तीव्रता वितरण वक्र को प्रदर्शित कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दें, हमारे पास में इस तरीके से ये हमने ले लिया है, एक तरफ तीव्रता, एक तरफ हम क्या ले लेते हैं? तीव्रता ले लेते हैं। इधर हमने ली है तीव्रता, दूसरी तरफ हमने दूरी ली है। तो ये जो वक्र है वो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है, ऐसे हमें प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल क्लियर तो नहीं बना है, बट इस तरीके का हमें वितरण वक्र प्राप्त होता है। ये जो पीक पॉइंट होता है वो सबका सेम होता है। इस पर तीव्रता 4I0 होती है, ये माध्य तीव्रता इसकी 2I0 होती है, ये 2I0, यहाँ पर तीव्रता 0। ये जो एंगल होता है वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरीके से। इधर माइनस में भी पाई, माइनस में 2 पाई, माइनस में 3 पाई, इस तरीके से एंगल होंगे दोनों तरफ। क्लियर? तो ये वितरण वक्र होता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को समझाइए। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को समझाइए, साथ में इसके उपयोग भी पूछे गए हैं। चलिए इसको एक बार समझ लीजिए कि डॉपलर प्रभाव है क्या। कि जब प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश स्रोत है
और उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो परिणामी जो प्रकाश की तीव्रता है उसमें कमी या वृद्धि प्रतीत होती है, जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक, एक बार सुने फिर से, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक जो देखने वाला है के मध्य की आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश की आवर्ती या हम कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन होता है। आभासी परिवर्तन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। इसके उपयोग देखिए, डॉपलर प्रभाव के उपयोग कहां कहां होंगे, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। डॉपलर प्रभाव के उपयोगों की यहाँ पर हम चर्चा करें तो पहला जो उपयोग हमारे पास में है कि जैसे राडार है, सोनार है, इनके जरिए हम हवाई जहाज पनडुब्बी की चाल ज्ञात करते हैं, तो वहां पर डॉपलर प्रभाव यूज में आता है। तो गतिमान पिंडों का वेग ज्ञात करने में, गतिमान पिंडों की चाल ज्ञात करने में, चाल ज्ञात करने में, और देखिए ज्ञात करने में जो उपकरण है वो होते हैं राडार और सोनार, तो इनके अंदर इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग देखें, तारों की या गैलेक्सी जो आकाश गंगाएं होती है की चाल ज्ञात करने में, चाल ज्ञात करने में। क्लियर? थर्ड देखें, सूर्य की घूर्णन चाल में, सूर्य की घूर्णन चाल ज्ञात करने में, घूर्णन चाल ज्ञात करने में। और इसका उपयोग क्या हो सकता है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या में, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या में, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्याओं में। फिर देखिए उपग्रहों का पता लगाने में, साथ में इसका चिकित्सा के क्षेत्र में सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम आदि के अंदर इसका यूज होता है। क्लियर? देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर और देख लेते हैं। वैसे इस चैप्टर में से 1.5 अंक का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो बड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ से आने की संभावना नहीं है। तरंगागर किसे कहते हैं ये हमने पहले ही देख लिया है। तो यहाँ पर देखें, तरंगागर किसे कहते हैं? हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बूस्टर का नियम हम पहले से ही देख चुके हैं। आपको ये प्रूफ करवा सकता है कि ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर परपेंडिकुलर होती है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने ये सेम क्वेश्चन पहले देख लिया है। महत्तम और न्यूनतम आयामों का अनुपात हमने देख लिया। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है। हालांकि देखो ये जो क्वेश्चन है वो हमने काफी बड़ा क्वेश्चन लिया है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था। यदि बड़ा क्वेश्चन कहीं से बाई चांस यदि इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन बना ले
तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अन्यथा यहाँ से आपको जो छोटे क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम क्या है, तरंगागर या आपको ये हाइगेन वाले दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें अपने तरंग प्रकाशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, समझें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।